आज हम अपने एसक्यूएल के अंदर, जाहिर सी बात है, कमांड्स के ऊपर काम होगा। तो हम आज की क्लास में यही सीखेंगे कि एसक्यूएल में कितनी टाइप्स की कमांड्स होती हैं और हर कैटेगरी में कौन कौन सी चीजें लाया करती हैं। उन चीजों को हमने डिटेल में डिस्कस करना है। दोबारा एक दफा बता दूं कि अगर आपने एसक्यूएल सर्वर को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है तो उसके क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहले अपने ब्राउजर पे आपने आना है। कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर लेंगे। दो चीजें आपको चाहिए होती हैं अगर आपने एसक्यूएल सर्वर पे काम करना है। ये माई एसक्यूएल की तरह काम नहीं करेगा कि आप एक XAMPP नामी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते थे देन लोकल होस्ट पे आपका काम चल जाता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपका एसक्यूएल सर्वर कंप्लीट आपके सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर आकर सर्च करना है एसक्यूएल सर्वर। क्या सर्च करना है? एसक्यूएल सर्वर। आपके सामने यहाँ पर पहली साइट आएगी माइक्रोसॉफ्ट की, आपने इसे ओपन कर लेना है। और इसे जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और एक बार लोड हो जाए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस आएगा। ठीक है। यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको यहीं पे चार किस्म के ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन आपका जो ऑप्शन है वो है एसक्यूएल सर्वर 2025 एक्सप्रेस एडिशन। वजह इसकी ये है कि इसमें आपको फ्री एडिशन मिलता है और एज अ स्टूडेंट हमें फिलहाल एक फ्री एडिशन पे ही चीजों को सीखना है। ऐसा ही है। तो आपके यहाँ पे आपको जो है डाउनलोड नाउ का बटन मिलेगा। डाउनलोड नाउ के बटन पे आप क्लिक करेंगे, एक सेटअप इंस्टॉल होगा। उसे एग्जीक्यूट करके नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए आपने एक पूरे सेटअप को इंस्टॉल कर लेना है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, आपका व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है, ग्रुप में स्क्रीनशॉट लेके शेयर करेंगे, मुझे टैग करेंगे, मैं ग्रुप में ऐड हूँ। ठीक है। कुछ डॉट डॉट करके मेरी बायो में लिखा होगा, वही मेरा नंबर है, मैं फिर भी लिख दूंगा यार। मुझे टैग कर देना, मैं आपको बता दूंगा आपने कैसे इंस्टॉलेशन। जब आप ये इंस्टॉलेशन पूरी कर लोगे फिर आपने दोबारा अपने ब्राउजर पे आना है और यहाँ पर आकर आपने सर्च करना है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट मैनेजमेंट स्टूडियो। क्या सर्च करना है? एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। जाहिर सी बात है, अब एसक्यूएल सर्वर तो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड हो गया। इससे पहले वाला जो सेटअप मैंने आपको बताया वो तो आपने कर लिया। अब आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक अदद स्टूडियो चाहिए जहां पर आप अपनी कमांड्स लिखोगे, जहां पे आपको एक पूरा व्यू मिलेगा, डेटाबेसेस दिखेंगी, टेबल्स दिखेंगे, जिस तरीके से आपको पीएचपी माई एडमिन में दिखता था। ऐसा ही है ना? आप वहां पे पीएचपी माई एडमिन पे जाते थे, वहीं पे आपको एसक्यूएल की सारी चीजें शो हो जाती थी। अब यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ होगा। उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने हमें क्या दिया है? एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। आपने ब्राउजर पे आके इसे सर्च करना है और यहाँ पे आपके सामने आ गया इंस्टॉल्ड एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी और आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक बटन आपको शो हो जाएगा, डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। इस पे आपने क्लिक करना है, अगेन सेटअप इंस्टॉल होगा, उसे एग्जीक्यूट करना है और वहां सारे स्टेप्स आपको बताए गए होते हैं आपने कैसे इंस्टॉल करना है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई इशू आए, आपने मुझे व्हाट्सएप पे टैग करके पूछ लेना। ठीक है। ये लास्ट टाइम मैंने सेटअप रन करके भी दिखा दिए थे, आज जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू सा दे दिया। नहीं समझ में आया, आपके पास नहीं हो रहा हुआ तो आपने डायरेक्टली मुझे टैग करके मुझसे पूछ लिया। अब हम इसको बंद करते हैं और जब आपके पास ये सब चीजें इंस्टॉल हो जाएंगी आपके सिस्टम में, तो आपने इस मैनेजमेंट स्टूडियो को ऑन किस तरीके से करना है। जस्ट आपने यहाँ पे आके सर्च करना है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। क्या लिखेंगे? एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो आपको यहाँ पर आपका एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो दिख जाएगा। ठीक है। अब आप एक लेटेस्ट वर्जन यूज करोगे, मेरे पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है, मेरे पास 20 वर्जन है। ठीक है। आपके पास लेटेस्ट चल रहा होगा। उसका लोगो भी चेंज हो चुका है, उसका लोगो भी इस तरह का नहीं है। सही है। एक ब्लू कलर का आपको लोगो मिलेगा। तो आपने इससे नहीं घबराना कि सर ने तो जब चलाया था तो उनके पास तो कुछ और था तो हमारे पास तो कुछ और है। ऐसा कुछ नहीं है, सेम ही चीजें हैं। ये थोड़ा पुराना वर्जन है, आप जब अपने लैपटॉप पे या अपने सिस्टम पे करोगे तो वो एक अपडेटेड वर्जन होगा। इस पे हमने क्लिक करना है और जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारा जो मैनेजमेंट स्टूडियो है वो ओपन हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है तो इसके साथ आपको थोड़ा बहुत फेमिलियर होना होगा। ठीक है। ऑन हो जाए तो मैं आपको बाकी के स्टेप्स बता। अच्छा, यहाँ पे देखिए तो हमारे पास हमारा जो मैनेजमेंट स्टूडियो है वो ओपन हो चुका है। आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन है। ठीक है। आपके सामने हो सकता है थोड़ी सी डिफरेंट हो क्योंकि आप एक लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे होंगे, ये पुराना वर्जन है। यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे एक आया सर्वर का नाम। ये सर्वर का नाम आपके पास भी आपका एक यूनिक आ रहा होगा। अगर तो नहीं आ रहा हुआ, अगर तो नहीं आ रहा हुआ तो ऐसा कुछ लिखा होगा खाली। ऐसा देख रहे हो? ऐसा बिल्कुल ब्लैंक। तो फिर आप क्या करोगे? ये राइट साइड पे आपको एरो दिख रहा है, इस एरो पे आपने क्लिक करना है।
और यहाँ पर आपको दिख जाएंगे आपके सारे सर्वर के नाम। अदरवाइज आप जो है ब्राउज फॉर मोर पे आएंगे, और ब्राउज फॉर मोर पे आने के बाद आपको यहाँ पे डेटाबेस इंजन का ऑप्शन मिलेगा, और इसके साथ आपको प्लस का आइकन मिलेगा जिसमें आपको आपके वर्जन्स और जो भी आपके सर्वर्स हैं वो मिल जाएंगे। ये सर्वर आपको कभी शो नहीं होंगे अगर तो आपने एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस इंस्टॉल नहीं किया, जो मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को। मैं यहाँ से ये पहला वाला चूज कर लेता हूँ, ओके करते हैं। जैसे ही ओके किया, हमारे पास यहाँ पे ऐसी स्क्रीन आ गई। फिर जस्ट आपने यहाँ पे इस ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट को टिक लगाना है और इधर से इसको कनेक्ट कर लेना। अगेन इंस्टॉलेशन में किसी को भी प्रॉब्लम आए, लैपटॉप यहाँ ले ला सकते हैं, यहाँ ले आए, यहाँ पे आके खुद से इंस्टॉलेशन करवा लीजिएगा। अदरवाइज अगर हो जाती है तो फिर वेल एंड गुड है। अब जब आपके पास आपका सर्वर ऑन हो जाएगा तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। लेफ्ट पैनल अगर आप देखें तो ये डिफरेंट है। PHP में एडमिन में इस तरह नहीं दिखते बहुत सारे फोल्डर्स, वहां सिर्फ एक ही फोल्डर होता है, वो सारी डेटाबेसेस दिख रही होती है। ऐसा ही है। यहाँ पर आपने अभी फिलहाल जो फोकस रखना है वो रखना है डेटाबेसेस के फोल्डर। ठीक है, हमने कहाँ पे फोकस रखना है? डेटाबेसेस के फोल्डर में। अगर मैं डेटाबेसेस के फोल्डर को ओपन करूंगा, क्या बातें चल रही है, क्या नाम है इसका? लैपटॉप लाए हुए हो? ठीक है, कर देंगे इंस्टॉल। अभी फिलहाल बाद में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, टॉपिक के एंड में जब प्रैक्टिस का टाइम दूंगा उस टाइम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा। अभी बंद कर लो आप। जैसे ही मैंने डेटाबेसेस के साथ प्लस आइकन पे क्लिक किया तो मेरे पास वो सारी डेटाबेसेस शो हो गई जो इस सिस्टम पे किसी ने बनाई होंगी। यहाँ पे और भी क्लासेस होती रहती हैं तो वो बनाते रहते हैं, लेकिन जब आप इस तरह डेटाबेस का ऑप्शन ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह सारी डेटाबेसेस शो नहीं हो। आपके पास यहाँ पे कोई भी डेटाबेस शो नहीं। अब आज की क्लास में हम सीखेंगे डेटाबेस बनाना, डेटाबेस को इस्तेमाल करना, उसके अंदर टेबल्स को बनाना, उसके अंदर डेटा को इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, सेलेक्ट करना। बहुत सारी चीजें आज डिस्कस होंगी, डिटेल में डिस्कस होंगी। लास्ट क्लास में इतनी डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर सके थे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो एसक्यूएल की कमांड्स हैं उनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया, चार तरह की कैटेगरीज हैं। एक को हम कहते हैं डीडीएल, दूसरी हमारे पास है डीएमएल, तीसरी है हमारे पास डीसीएल, और तीसरी चौथी जो है वो हमारे पास क्या है? टीसीएल। चारों की फुल फॉर्म्स क्या है? डीडीएल की मतलब क्या है आपके पास? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीएमएल की फुल फॉर्म क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीसीएल की फुल फॉर्म क्या है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। और टीसीएल की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। दोबारा सुन लो, डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये चार तरह की कैटेगरीज हैं। अब हर एक कैटेगरी के अंदर क्यूरीज लाए करती है। डीडीएल में कुछ क्यूरीज होंगी, डीएमएल के अंदर कुछ क्यूरीज होंगी, डीसीएल के अंदर कुछ क्यूरीज होंगी, और इसी तरीके से आपका जो टीसीएल है उसमें भी कुछ क्यूरीज हो। सही है। स्टार्ट करते हैं डीडीएल के साथ। तो आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग पे देखें, आप लोग के पास लिखा हुआ है डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल इज यूज्ड टू डिफाइन, DDL is used to define or change the structure of the database objects like। वो कह रहे हैं कि ये जो DDL की कैटेगरी है इसमें जितनी भी कमांड्स लाया करती हैं उन सबको इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हो? आप डिफाइन कर सकते हो या फिर किसी एग्जिस्टिंग चीज का स्ट्रक्चर बदल सकते हो। ऐसा ही है। और वो एग्जिस्टिंग चीज क्या है? वो डेटाबेस का कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि टेबल्स। इतनी बात क्लियर है? यानी डीडीएल की कैटेगरी को हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब भी हमें डेटा डिफाइन करना होगा। क्या करना होगा? डेटा डिफाइन करना होगा, यानी कोई चीज क्रिएट करनी होगी। इसे कहते हैं ना डिफाइन करने को। अब यहां पे देख, थिंक ऑफ इट एज अ बिल्डिंग और मॉडिफाइंग द डेटाबेस। आप ऐसा समझें कि ये जो डीडीएल है इसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी डेटाबेस को बिल्ड करते हो और साथ ही साथ मॉडिफाई करते हो। अब डीडीएल की कैटेगरी में जो आपके पास कमांड्स आती हैं वो आपके पास है, सबसे पहली क्रिएट की कमांड, दूसरी ऑल्टर की कमांड, तीसरी ड्रॉप की कमांड, और चौथी आपके पास ट्रंकेट की कमांड। ठीक है। अब एक एक के बारे में बताऊंगा, सारी एक साथ यूज नहीं करेंगे क्योंकि जाहिर है और भी टाइप्स हैं। जरा देखिएगा, क्रिएट का जो ये आपके पास एक अदद कीवर्ड है या फिर कमांड है,
ये कमांड आप इस्तेमाल करोगे जब भी आपने कोई नया टेबल बनाना है या फिर डेटाबेस बनानी है या फिर कोई और नई चीज बनानी है। क्योंकि जाहिर है डेटाबेस में सिर्फ टेबल्स ही नहीं बनते, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पास एसक्यूएल की दुनिया में मौजूद हैं जो कि हमारे पास यूज हो रहे होते हैं। तो क्रिएट को आप कब यूज करोगे? जब भी आपने कोई चीज नई डिफाइन करनी होगी। ऑल्टर को कब यूज करेंगे अब समझ लो। चेंज एन एग्जिस्टिंग टेबल। ऐसा थिंक करो कि भाई आपने एक टेबल बना लिया था डेटाबेस में, आपने कोई टेबल बना लिया। अब बनाने के बाद आपको याद आया कि यार इसके अंदर ये चीज मैंने ऐड नहीं की, इसके अंदर ये चीज ऐड नहीं की, या फिर ये चीज गलत ऐड कर दी। ऐसा हो सकता है ना, ऐसा सिनेरियो हो सकता है। तो एग्जिस्टिंग चीज जो कि ऑलरेडी बन चुकी है उसको अपडेट करना हो तो आप कौन सी कमांड इस्तेमाल करेंगे? ऑल्टर को इस्तेमाल करेंगे। यानी ऑल्टर एग्जिस्टिंग चीज को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अभी जस्ट आपको इनके मतलब पता होने चाहिए, इनको प्रैक्टिकली हमने सबको परफॉर्म करना है, बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। यहां तक आपको समझ आ रही है मेरी बात? क्रिएट डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होगी, ऑल्टर एग्जिस्टिंग चीज को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होगी। प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ड्रॉप की कमांड आप तब इस्तेमाल करोगे जब आपने डेटाबेस में से कोई चीज डिलीट करनी है, जैसे कि कोई टेबल डिलीट करना है या फिर खुद डेटाबेस को डिलीट करना है या फिर डेटाबेस के किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और ट्रंकेट कब यूज होगा? ट्रंकेट यूज होता है किसी टेबल के अंदर का डाटा डिलीट करने के लिए। अब आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। वालेकुम अस्सलाम, ये कोई टाइम आने का? सोए हुए थे तो थोड़ा जाग जाओ भाई, अपने टाइम पे आया करो क्लास में। चलो जल्दी बैठो, अभी खामोशी से। ट्रंकेट की कमांड और ड्रॉप की कमांड में फर्क क्या है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है ट्रंकेट और ड्रॉप की कमांड में फर्क क्या है? ट्रंकेट किसी टेबल के अंदर का जो डाटा है उसे डिलीट करेगा, टेबल को डिलीट नहीं करेगा, जबकि ड्रॉप पूरे टेबल को ही डिलीट कर देगा। डेटाबेस को अगर डिलीट करना चाहो तो कर सकते हो, वो स्लैश लगा हुआ है ना, एक चीज ही डिलीट होगी। इतनी बात क्लियर है? यानी ड्रॉप क्या करता है? ड्रॉप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट कर देता है, जबकि ट्रंकेट उस ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं करता बल्कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर के डाटा को डिलीट करता है। अभी परफॉर्म करेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सबसे पहले आप आ जाओ अपने एसक्यूएल सर्वर पे और ये डेटाबेसेस का सेक्शन आप यहां से क्लोज कर। सही है। अब आपने क्यूरीज लिखनी है। क्या लिखनी है? क्यूरीज। आपको याद होगा, आप लोगों ने पीएचपी पढ़ी, वहां पे आपने माई एसक्यूएल यूज किया। वहां पर आप कमांड्स दो तरीके से चलाते थे। या तो आप माउस के जरिए जीयूआई की हेल्प से क्या कर लेते थे, सारे कॉलम्स टेबल सब बना लिए, क्यूरीज नहीं लिखते थे, ऐसा ही है। या फिर आप क्यूरीज लिखते थे। लेकिन मैं यहां पर यूज करूंगा कौन सा तरीका? क्यूरीज वाला तरीका। जब हम क्यूरीज सीख लेंगे, एंड पे आपको ये भी बता दूंगा कि बगैर क्यूरीज के किस तरह टेबल बनता है या फिर डेटाबेसेस बनती है। ये दोनों कॉन्सेप्ट यहां पर भी अवेलेबल हैं, लेकिन हम पहले क्या सीखेंगे, क्यूरीज वगैरह किस तरीके से चलेंगे। एडमिन से 1234 अदर यूजर पे जाएं, यूजर नेम पे लिखें एसटीडी, पासवर्ड में लिखें 1234। हो गया लॉगिन? आपको यहाँ पर आपके इस मैनेजमेंट स्टूडियो में टॉप पर एक न्यू क्यूरी का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये आप सबको दिखे। आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, और अगर लेट सपोज आपको ये ऑप्शन नहीं शो होता तो भाई आपने कंट्रोल एन प्रेस कर देना है। जैसे ही आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे आपके सामने एक फाइल ओपन हो जाएगी जहां पर आप अपनी सारी क्यूरीज वगैरह लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अपनी क्यूरीज वगैरह लिखते हैं। एसक्यूएल की फुल फॉर्म तो आप लोग को पता ही है, लास्ट क्लास में बताई थी, दोबारा बता दूं, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। क्या है एसक्यूएल की फुल फॉर्म? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अब मुझे यहाँ पर डेटाबेस में एक अदद लैंग्वेज लिखनी है। क्या लिखनी है? एक जबान। अब आप लोग करते हो कोडिंग, करते हो कोडिंग, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी जगह पे आप सी शार्प की लैंग्वेज यूज कर रहे हो, किसी जगह पे आप पीएचपी की लैंग्वेज यूज कर रहे हो, किसी जगह पे आप जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, यानी जबानें मुख्तलिफ मुख्तलिफ इस्तेमाल हो रही हैं। अब यहाँ पे हमारा जो ये मैनेजमेंट स्टूडियो है, ये कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करेगा? ये अंडरस्टैंड करेगा आपकी एसक्यूएल की लैंग्वेज को। कौन सी लैंग्वेज को? एसक्यूएल की लैंग्वेज को। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। यानी यहाँ पे हम क्यूरीज में बात करेंगे, इससे किसमें बात करेंगे? क्यूरीज में बात करेंगे। अब हमने यहाँ पे बनानी है एक अदर डेटाबेस।
क्योंकि ये जो एग्जिस्टिंग इतनी सारी डेटाबेसेस है उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आपके पास भी नहीं होंगी, मेरे पास आ रही है, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं उस पर काम भी नहीं करने वाला। आप लोग आज की क्लास में सबसे पहले क्या सीखोगे कि डेटाबेस बनाने की क्यूरी क्या है, और आप लोगों को ये भी बताया था कमेंट्स क्या होते हैं। क्या आप में से किसी को कमेंट्स का आइडिया है या याद है जो लास्ट क्लास में बताया था? डेवलपर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्यूरीज के साथ क्या लगाता है, कमेंट्स लगाता है, ताकि इन फ्यूचर जब वो अपनी क्यूरीज को दोबारा देखे तो उसको पता हो कि कौन सी क्यूरी क्या काम कर रही है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कमेंट लगाना चाहता हूं, मैं यहाँ पे 2 दफा हाइफन लगाऊंगा। क्या लगाएंगे? 2 दफा हाइफन लगाएंगे, एक दफा नहीं 2 दफा। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्रिएटिंग डेटाबेस। क्या लिख दिया मैंने? क्रिएटिंग डेटाबेस। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रिएटिंग डेटाबेस। ये जो लाइन मैंने लिखी है ये मेरा एसक्यूएल का जो कंपाइलर है जो कि एसक्यूएल की क्वेरीज को एग्जीक्यूट करता है वो रीड ही नहीं करेगा इस टाइम, क्योंकि ये जो है ये एक कमेंट है। क्या है ये? कमेंट है जो कि डेवलपर सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाता है, एसक्यूएल इसको रीड नहीं करता। एसक्यूएल का कंपाइलर होता है, ठीक है, क्वेरीज सारी कंपाइल होती है उसके बाद एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं, एंटर करेंगे और अब हमने कौन सी क्यूरी लिखनी है? डेटाबेस बनाने की क्यूरी लिखनी है। और डेटाबेस बनाने की क्यूरी है आपके पास क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम आ जाएगा। तो डेटाबेस का नाम रखते हैं AI_2025 05। क्या है आपका बैच कोड? 05G1। यही है ना बैच कोड? बस मैंने ये रखा, और साथ में मैंने एंड पे क्या लिख दिया? डीबी। अब आप ये मत समझना कि भाई डीबी लिखना जरूरी है, ना लिखो भाई, आपकी मर्जी है, मैंने लिख दिया ताकि पता चले कि एक डेटाबेस है। अब आप यहाँ पे देखो, मैं एक अदर डेटाबेस बना रहा हूं। क्या कर रहा हूं? डेटाबेस बना रहा हूं, डिफाइन कर रहा हूं ना डेटाबेस। तो मैं कौन सी कमांड यूज कर रहा हूं? क्रिएट। और क्रिएट कौन सी कैटेगरी में आता है? डीडीएल। याद रखो, चीजें भूलो मत। क्रिएट किस कैटेगरी में आता है? डीडीएल। अब आपने इस लाइन को कंप्लीट सेलेक्ट करना है, यहां से लेकर यहां। स्क्रीन शेयरिंग पे आपको दिख रही है सिलेक्शन। आपने इस लाइन को सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद या तो आप F5 प्रेस कर दें या तो आप एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक कर दें। हम शॉर्टकट की यूज कर लेते हैं, बार बार कौन एग्जीक्यूट के बटन पे जाए, डायरेक्ट F5 प्रेस करेंगे। जैसे ही F5 प्रेस किया यहाँ पे मैसेज शो हो गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब हमारी डेटाबेस बन चुकी है। अब ये डेटाबेस आपको शो कहां पर होगी? ये होगी आपको डेटाबेसेस के सेक्शन में। तो मैं डेटाबेसेस के सेक्शन को जैसे ही ओपन करता हूँ तो ये काफी सारी डेटाबेसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपनी डेटाबेस तलाश कर लेते हैं। क्या नाम रखा था उसका हमने? AI_2025 05G1 DB। तो यहीं पर हमें हमारी डेटाबेस दिख जानी चाहिए, और हमें यहाँ पर हमारी डेटाबेस नहीं मिल रही। तो आपने करना ये है कि आपने ये जो डेटाबेसेस दिखा हुआ है इस पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको रिफ्रेश का बटन मिलेगा। इस रिफ्रेश के बटन पे आपने क्लिक कर लेना है। डेटाबेस बन चुकी है, जो शो नहीं कर रहा वो यहाँ पर, तो एक दफा रिफ्रेश कर लेंगे तो हमें शो कर देगा। अब आपको दिख रही है आपकी डेटाबेस AI_2025 05G1 DB। आपने अपनी पहली क्यूरी सीख ली कि डेटाबेस कैसे बनती है। अब इस डेटाबेस के अंदर मुझे टेबल्स बनाने, क्या बनाने? टेबल्स बनाने। क्योंकि हमने पिछली क्लास में सीखा था कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर की बुक हम पढ़ रहे हैं ये एक अदर आरडीबीएमएस है। क्या है ये? आरडीबीएमएस है। और आरडीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। क्या है ये? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और जो भी आपकी डेटाबेस आरडीबीएमएस होती है उसके अंदर डाटा किस फॉर्मेट में सेव होता है? रॉज एंड कॉलम्स की सूरत में सेव होता है, यानी टेबल्स की फॉर्म में सेव होता है। अभी तक लॉगिन नहीं? अच्छा, इधर देखो, इधर कोई सिस्टम लॉगिन है? 2 सेकेंड, इधर आ जाओ, शेयर ले। पर कोई फायदा नहीं है इधर आने का, जो इंटरनेट नहीं चल रहा हो। सारा इंटरनेट खराब करेगी, सिस्टम सारे खराब हो गया तुम्हारा मसला है सरकारी पर। नहीं यूज करें, मतलब पीसी है, एक सेमेस्टर बाद एक बार अपग्रेड कर रहे हैं, एक साथ ही कर रहे हैं अपग्रेड जब पढ़ नहीं।
स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ रही है स्क्रीन? यार देखो स्क्रीन आ रही है तो ये बोलेगा तो स्क्रीन आ गई है ना। अच्छा, डेटाबेस बनाना सीखी। अब फाइनली इस डेटाबेस के अंदर क्या बनेंगे? टेबल्स बनेंगे। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, लेकिन इनिशियली हम बिगनर हैं तो बिगनर लेवल पे हम क्या सीखेंगे? टेबल बनाना सीखेंगे। टेबल बनाने के लिए आप यहाँ पे टेबल की क्वेरी लिखेंगे। लेकिन एसक्यूएल के अंदर जब आप काम कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पर जिस डेटाबेस के अंदर आप काम करना चाहते हो, ये लाइन ना समझ आए तो पूछ लेना। जिस डेटाबेस के अंदर आपने काम करना है, जैसे मुझे अभी कौन सी डेटाबेस में काम करना है, AI 2025-05G1 DB है, तो मेरे पास बहुत सारी डेटाबेसेस आप यहाँ लेफ्ट पैनल पे देख रहे हो कितनी सारी। तो अगर तो मैं किसी स्पेसिफिक डेटाबेस में काम करना चाहता हूं तो उसे मुझे यहाँ पे क्या करना होगा? यूज करना होगा। क्या करना होगा? यूज करना होगा। और यूज करने के लिए पहले तो मैं यहाँ पे एक कमेंट लगाता हूँ, यूज डेटाबेस कमांड, ठीक है। और इसी तरीके से ऊपर लिख देते क्रिएटिंग डेटाबेस कमांड, ताकि पता चले हर कमेंट के नीचे क्या कमांड लिखी गई। अब समझ आ रहा है ना कि देखो ऊपर एक कमेंट लगा हुआ है, नीचे उसकी कमांड लिखी है, फिर ऊपर एक कमेंट लगा हुआ है, नीचे उसकी कमांड लिखी हुई। अब मैंने यहाँ लिख दिया यूज डेटाबेस कमांड, तो वो उसके नीचे आ जाएगी। नीचे अब कमांड क्या है? कमांड है आपके पास, आप लिखते हो यूज का कीवर्ड, और यूज के कीवर्ड के बाद उस डेटाबेस का नाम जिसको आप यूज करना चाहते हो वो आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे इस तरीके से। और ये जो लाइन है यहां से लेके यहां तक, सिर्फ ये ना आपने हर बार करना है, ऐसा नहीं है। ये वो याद होगा MySQL में क्यूरी लिखते थे, गो करते थे, फिर वो हट जाती थी, फिर वापस क्यूरी बॉक्स ओपन करते थे, वहां पे दोबारा क्यूरी लिखते थे, ऐसा ही होता था ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये पूरी स्क्रिप्ट बनती जा रही है, ये आपके पास लाइफ टाइम पड़ी रहेगी, सेफ रहेगी। आपने जिस स्पेसिफिक क्यूरी को रन करना है उसे आपने पहले क्या करना है? सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद आप F5 के बटन पे क्या करेंगे? तो आपको यहाँ पे मैसेज क्या शो हो रहा है? और यहाँ पे टॉप पे आपके एसक्यूएल के सर्वर पे कौन सी डेटाबेस यूज में आ चुकी है? यानी इसके बाद मैं जो कुछ करूंगा, इसके बाद मैं जो कुछ करूं, टेबल बनाऊं या फिर कोई और चीज बनाऊं, उस सब का सब कहां पे बनेगा जाकर? कौन सी डेटाबेस में जाकर बनेगा? इस AI 2025-05G1 DB नामी डेटाबेस में बनेगा। तो फाइनली आज हम अपना टेबल बनाते हैं, एक बेसिक सा टेबल बनाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, टेबल बनाने की क्वेरी है तो मैं यहाँ पे कमेंट लगाता हूँ, क्रिएट टेबल कमांड, एंटर करेंगे। अब क्वेरी क्या है टेबल बनाने की? सबसे पहले आप लिखते हैं क्रिएट का कीवर्ड, फिर आप लिखते हैं टेबल का कीवर्ड, और उसके बाद आप लिखते हैं अपने टेबल का नाम। अब टेबल का नाम आपने अपनी मर्जी से नहीं दे देना ABC, या फिर अगर किसी का नाम हसन है तो वो लिख दिया हसन टेबल, या फिर किसी का नाम कुछ और तो वो लिख दिया भाई ये फलाना टेबल। नाम नहीं देने अपने, जबकि एक मीनिंगफुल नाम देने हैं। क्या देने हैं? मीनिंगफुल नाम देने हैं। आपने खुद को एक प्रोफेशनल डेवलपर बनाना है, तो आप जब पढ़ रहे होते हो ना, तो पढ़ाई के टाइम पे भी प्रोफेशनल चीजों को ही यूज किया करो। प्रैक्टिस क्या रखनी है आपने? एक मीनिंगफुल नाम बताना है। आप जब भी कोई टेबल बनाओ तो उसके स्टार्ट में आप लिख दो TBL। क्या लिख दो उसके स्टार्ट में? TBL। इस तरह मैंने लिख दिया TBL। फिर आगे उस टेबल का नाम दे दो। अब लेट सपोज मैं जो टेबल बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए, इसमें अंदर स्टूडेंट्स का डाटा सेव होगा, तो मैं आगे लिख दूंगा स्टूडेंट्स। क्या लिख दूंगा? स्टूडेंट्स। और आपको सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट किसको पता है? सिंगुलर यानी एक, प्लूरल यानी ज्यादा। तो टेबल का नाम हमेशा आप क्या रखोगे? प्लूरल रखोगे, यानी SES के साथ रखोगे, क्योंकि एक टेबल में एक यूजर नहीं होता बल्कि एक से ज्यादा होते हैं। हमेशा आपने अपने टेबल की क्या नाम रखना है? SES यानी प्लूरल नाम रखना है। अब आप बोलोगे यार सर हम सिंगुलर नहीं रख सकते। रख सकते हो भैया, आपकी बस। लेकिन गुड प्रैक्टिसेस जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो बता रहा हूँ। ये बात समझ आती है? उसके बाद अब टेबल यहां तक नहीं बनता, बल्कि टेबल के अंदर आपके पास कॉलम्स भी होते हैं। क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं। अब हम यहाँ पे कॉलम्स बनाएंगे। हमें ये बात अच्छे से पता है, हम MySQL पढ़ के आए हैं, हम इतने भी बिगनर नहीं है कि हमें कुछ पता ना हो। हमें इतनी बात अच्छे से पता है कि हर टेबल के अंदर एक अदद ID का कॉलम होता है। कौन सा कॉलम होता है? ID। अब हम स्टूडेंट्स का टेबल बना रहे हैं, तो यहाँ पे एक अदद कॉलम होगा किसका? स्टूडेंट ID का। ऐसा ही है, तो मैं यहाँ पे आके एक कॉलम बना लेता हूँ, उस कॉलम को नाम दे दूंगा मैं स्टूडेंट ID। क्या नाम दे दिया? स्टूडेंट ID। अब इस स्टूडेंट ID के कॉलम में स्टूडेंट्स की क्या आएंगी? IDs आएंगी।
और हमें पता है कि जो आईडीज होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, वो इंटीजर टाइप की होती हैं, यानी 1 2 3 4 5 ये नंबर्स है ना, और इन नंबर्स को इधर की जबान में क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो यहां पर आपको स्पेस देके इस कॉलम की टाइप भी बतानी है, तो हमने स्पेस देके क्या लिख दिया, INT, यानी शॉर्ट में हमारा इंटीजर। मैं भी कंस्ट्रेंट्स कुछ भी नहीं लगा, ना ऑटो इंक्रीमेंट हो, कुछ भी नहीं, फिलहाल बेसिक टेबल। सही है। इधर आप करेंगे कॉमा और आप करेंगे एंटर। फिर आप यहां पे देंगे सेकंड कॉलम। मैंने सेकंड कॉलम बना लिया जिसका मैंने क्या नाम दे दिया, स्टूडेंट नेम। अब स्टूडेंट नेम के अंदर होंगे अल्फाबेट्स, कैरेक्टर्स, यानी ABCD से लेके Z तक। तो इधर की जबान में उसे क्या बोलेंगे, कौन सी डेटा टाइप यूज होगी, वार 4। यहां पे मैं लिखूंगा तो वार 4, और वार 4 के बाद राउंड ब्रैकेट्स में आप लेंथ बताते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कितने कैरेक्टर्स का नाम आएगा मैक्सिमम। तो मैं लिख देता हूँ 50। 50 का मतलब क्या हुआ कि जो भी नाम इस कॉलम में सेव होगा वो 50 के अंदर अंदर होना चाहिए, यानी 50 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर होना चाहिए, और होता है। ऐसा नहीं कि किसी का नाम 50 कैरेक्टर से भी ऊपर चला जाए। ठीक है। ज्यादा नाम ज्यादा जो है आपके पास लंबे नहीं होते, तो आप यहाँ 50 रखो, या इसको 30 कर दो या 20 कर दो, तो भी आपके पास ठीक है। ये स्वामी स्वामी वाले नाम जो है ये सिर्फ फिल्मों में होते हैं, ये नाम यहाँ पे नहीं चलेंगे। ठीक है, मैं सुन लेता हूँ, आवाज मुझे आ जाती है सारी। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, कॉमा के बाद अच्छा एक और चीज आपको अभी से बता दूं, यहाँ पर सिर्फ वारचार नहीं है, जिस तरह माइस्क्ल में स्ट्रिंग के लिए यानी अल्फाबेट स्टोर करवाने के लिए सिर्फ वारचार होता था, यहाँ पर दो टाइप्स, वारचार, एन वारचार। एन वारचार के बारे में आप लोग को डिटेल से डिस्कशन होगी इंशाल्लाह, उसकी आपने फिक्र नहीं करनी। फिलहाल वारचार अभी तक आपके जहन में क्या है, वारचार। एन वारचार का आपको कुछ नहीं पता। एन एन वारचार लिख के दिखा देता हूँ, ऐसे लिखते हैं, एन वारचार। ये भी एक टाइप, फर्क है दोनों में, इंशाल्लाह अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि हमें सही से समझ आ जाए कि भाई इन दोनों में फर्क क्या है। स्टूडेंट नेम का कॉलम, नेम के कॉलम के बाद कोई और कॉलम बनाते हैं, जैसे हमारे पास एक कॉलम बनेगा स्टूडेंट की एज का। अब एज भी नंबर होती है तो उसको भी क्या टाइप देंगे, इंटीजर। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर एक और कॉलम बनाएंगे स्टूडेंट की क्लास का। ऐसा ही है, स्टूडेंट की क्लास का। अब क्लास आपके पास इंटीजर में भी रख सकते हो, वारचार में भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे वारचार रख लेता हूं, और वारचार के अंदर मैं लेंथ दे दूंगा 45। क्या बता दी, ठीक है। मैं इसको इंटीजर भी रख सकता था, 1 से लेकर 12 तक क्लासेस रख सकता था, मैं ऐसे भी कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा लगाना है, कॉमा के बाद आप एंटर करोगे और यहाँ पे लिखोगे स्टूडेंट कोर्स। किस कोर्स में है वो, अब कोर्स जो होता है वो किस में आएगा, वारचार में ही आएगा, तो मैं लिखूंगा वारचार। अब कोर्स का जो नाम होता है वो हो सकता है काफी ज्यादा आपके पास चला जाए, तो इसको मैं एहतियातन 100 कैरेक्टर्स की स्पेस दे, बस काफी है अपने पास आज के लिए। बाद में हम डिटेल में इसको और बढ़ा देंगे फिलहाल। ठीक है, ये बात समझ आ गई। और जो लास्ट कॉलम होगा आपके टेबल का, उसके एंड पे कॉमा नहीं लगेगा। और आपने अगर इस टेबल को अब क्रिएट करना है तो आप कैसे क्रिएट करेंगे, आपने ये जो क्यूरी लिखी है ये पूरी देख लो भाई, हाईलाइट कर दी मैंने, दिख रही है सही से। इससे आपने सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद F5 के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही F5 के बटन पे क्लिक करेंगे क्या मैसेज शो हो चुका है, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और अगर मैं आपको यहाँ पे ये डेटाबेस ओपन करके दिखाऊं और टेबल्स ओपन करके दिखाऊं, तो ये टेबल्स के अंदर आपको आपका टेबल दिख गया, dbo.tbl स्टूडेंट्स बन गया। डीबीओ का मतलब डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि आपका एसक्यूएल हर चीज को ऑब्जेक्ट करार देता है। बात समझ आ गई, टेबल बन गई। अभी तक आपने कौन सी कैटेगरी की कौन सी क्यूरी देखी, सिर्फ आप ये क्रिएट ही यूज कर रहे हो कब से, सही है ना, तो कब से आप क्या यूज कर रहे हो, क्रिएट। अभी मैं ऑल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट बता गया। ऑल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट आपको डीएमएल की क्यूरीज के बाद बताऊं। ठीक है, पहले हम डीएमएल करेंगे, फिर ये तीन क्यूरीज पे जी। असल में इसका जो मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा ना, वो प्रैक्टिकल डीएमएल के बाद प्रॉपरली हो पाएगा। अभी करवाऊंगा तो आप फिर बोलोगे सर हमारे ऊपर से फ्लाई होके चला गया, कुछ समझ ही नहीं आया। तो मैं नहीं चाहता ना कि इस तरह सही से समझ आएगा फिर जब मैं आपको डीएमएल करा। अब इतनी बात आपको क्लियर है, बैक आते हैं। अब ये बाकी तीन क्यूरीज क्या है, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, ये बताऊंगा।
उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। हम आ जाएंगे अपने अगली डीएमएल की कमांड्स पे। अब आपको यहां दिख रही है डीएमएल की कमांड्स। डीएमएल इज यूज टू वर्क विद द डेटा इनसाइड द टेबल्स। बस ये इतनी इतनी डेफिनेशन आपने याद रखनी। अब टेबल बन गया, टेबल बन गया ना। अब डीएमएल का टेबल के बनाने से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उस टेबल के अंदर जो डेटा होगा, उस टेबल के अंदर जो डेटा होगा उसे इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, या फिर उस डेटा के साथ किसी भी तरह खेलना, ये सारा खेलना कौन करेगा? डीएमएल करेगा। कौन करेगा? डीएमएल करेगा। और डीएमएल करेगा, और डीएमएल ये खेल चार तरीकों से खेलता है। वो चार कमांड्स आपके पास कौन कौन सी हैं? एक, इंसर्ट। इंसर्ट आप तब यूज करते हो जब आपने टेबल में कोई नया डेटा ऐड करना होता है। अपडेट आप तब यूज करते हो जब आपने कोई डेटा, एग्जिस्टिंग डेटा अपडेट करना होता है। ठीक है। इसी तरीके से डिलीट आप तब यूज करते हो जब आपने कोई डेटा रिमूव करना होता है। क्या करना होता है? डेटा को रिमूव करना होता है। और सेलेक्ट आप तब यूज करते हो जब आपने वो डेटा रीड करना है। ये रीड और उसमें ऑल्टर में क्या फर्क है? किसमें? रीड और, तो मैंने यही बताया, कंफ्यूजन होगी। अब सुनो, अपडेट टेबल के अंदर जो डेटा मौजूद है उसको अपडेट करेगा। ऑल्टर टेबल के स्ट्रक्चर को अपडेट करेगा। स्ट्रक्चर से मुराद कि टेबल में नया कॉलम ऐड करना पड़ गया, या फिर डेटा टाइप चेंज करनी पड़ गई, या फिर टेबल का नाम बदलना पड़ गया, या टेबल के अंदर जो है और कोई नई चीज ऐड करनी पड़ गई, तो ये सारे काम किसकी मदद से होंगे? ऑल्टर की मदद से। क्योंकि ऑल्टर का लेना देना स्ट्रक्चर से है, ना कि डेटा से। डेटा से लेना देना किसका है? डीएमएल का। तो डीएमएल की जितनी भी क्यूरीज होंगी उन सबको हम डेटा के लिए इस्तेमाल करेंगे। डीडीएल की जितनी भी क्यूरीज होंगी उसको हम स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल करेंगे। अभी प्रैक्टिकल होगा, इंशाल्लाह सब क्लियर हो जाएगा। मैंने इसलिए कहा कि मैं पहले डीएमएल करा लूं, फिर मैं डीडीएल पे वापस आऊंगा तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं। अब आ जाओ बैक। सबसे पहले हम देखते हैं इंसर्ट को, फिर अपडेट को, फिर डिलीट को, फिर सेलेक्ट। ठीक है। अच्छा, ये जो सेलेक्ट है ना, ये सेलेक्ट को ना एक अलग कैटेगरी में भी क्लासिफाई किया जाता है जिसको हम कहते हैं डीक्यूएल। लेकिन मैंने नहीं क्लासिफाई किया। आपको देख रहा होगा मैंने बोर्ड पे सिर्फ चार लिखे हैं: डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। ठीक है। लेकिन ये जो सेलेक्ट की क्यूरी है ना, ये सेलेक्ट की क्यूरी डीएमएल के अंदर ही आती है, लेकिन बाज दफा ये सेलेक्ट की क्यूरी को अलग से भी दिखाया जाता है डीक्यूएल की कैटेगरी में, यानी डाटा क्यूरी लैंग्वेज। तो जरूरी नहीं कि आप लिखो भाई, डीएमएल में आता है, दैट्स इट। बात पता होना चाहिए था, मैंने बता। इंसर्ट करना है डाटा। इंसर्ट करने के लिए आएंगे अपनी इधर फाइल में, और फाइल में आने के बाद यहां पर आकर अब हम क्या करने वाले हैं? अपना डाटा इंसर्ट करने वाले। ठीक है आपके पास? नहीं। हाँ, आओ बेटा। अरे सर, अभी अभी टॉपिक चल रहा है, बाद में ले जाइएगा। टॉपिक हो जाए मैं इसको खुद भेजता हूँ आपके पास। जी जी, ठीक है, ठीक है सर। चलें, अब डाटा इंसर्ट करते हैं। अब इंसर्ट की जो कमांड है वो मैं एक तरीके से नहीं कराऊंगा, मल्टीपल तरीकों से कराऊंगा। ना समझ आए पूछ लेना, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक कमेंट लगाता हूँ, लिखता हूँ इंसर्ट कमांड वन। क्या लिख दिया मैंने? इंसर्ट कमांड वन। तो पहला तरीका देख लो जो सबसे बेसिक तरीका है, कैसे इंसर्ट हो। सबसे पहले आप लिखते हैं एक अदद कीवर्ड जिसको हम कहते हैं इंसर्ट, फिर आप लिखते हैं एक अदद कीवर्ड जिसको हम कहते हैं इनटू। इंसर्ट करो इनटू। किस में? किस में इंसर्ट करना है वो इसके बाद बताऊंगा। अब डाटा इंसर्ट होता है टेबल में। हमारे पास एक टेबल मौजूद है जिसका नाम क्या है? टीबीएल स्टूडेंट्स। इसे आप कॉपी करेंगे, यहां पे पेस्ट करेंगे। सही है। इसे आपने कॉपी किया और यहां पर पेस्ट कर दिया। इसे पेस्ट करने के बाद आप यहां पे राउंड ब्रैकेट्स यूज करेंगे। क्या करेंगे? और फिर आप राउंड ब्रैकेट्स में कॉलम्स बताएंगे कि किस किस कॉलम में आपने डाटा इंसर्ट करना है। तो मेरे पास सबसे पहला कॉलम कौन सा है? स्टूडेंट आईडी। दूसरा कॉलम कौन सा है? स्टूडेंट नेम। तीसरा कॉलम कौन सा है? स्टूडेंट एज। और इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ ताकि आपको एक स्क्रीन में सब शो हो जाए। स्टूडेंट एज के बाद अगला कॉलम कौन सा है? स्टूडेंट क्लास। और लास्ट पे हमारे पास कॉलम कौन सा है? स्टूडेंट कोर्स। थोड़ा सा और स्मॉल करते हैं। सही दिख रहा है आप लोग को या फिर ज्यादा? सही दिख रहा है ना? ज्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? एंटर करेंगे और अरे हाँ, ये काशान यहाँ क्यों आ रहा है? काशान जा नहीं सकता क्या? सही है। अच्छा,
ये हमने क्या लिखा, इंसर्ट करो इनटू कौन से टेबल में, टीबीएल स्टूडेंट्स में कहां कहां इंसर्ट करना है सब बता दिया। अब जो जहां जहां इंसर्ट करने का मैंने उसे बताया वो क्या है, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, क्लास और कोर्स। क्या इंसर्ट करना है वो तो नहीं बताया अभी तक। तो उसके लिए आप यहाँ नेक्स्ट लाइन में एक कीवर्ड लिखेंगे वैल्यूज का, और वैल्यूज के कीवर्ड के बाद आप दोबारा क्या यूज करेंगे, राउंड ब्रैकेट्स। अभी तक जो मैं काम कर रहा हूँ ये एक्जैक्टली कॉपी पेस्ट है जो आप MySQL में सीख के आ चुके हो। ठीक है, मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पे अपना डाटा दूंगा। सबसे पहली चीज क्या है, स्टूडेंट की आईडी। आईडी की टाइप क्या थी, इंटीजर। तो यहाँ पे आप ऐसे ही लिख दो 1001। मैंने 1001 दिया, आप 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, आपकी मर्जी। फिर लगाएंगे कॉमा। सेकंड चीज क्या है, नेम की टाइप क्या थी, तो जिस भी कॉलम की टाइप varchar होगी उसका डाटा हमेशा आएगा सिंगल कोट्स में। तो आप यहाँ क्या यूज करेंगे, सिंगल कोट्स यूज करेंगे और सिंगल कोट्स में अपना डाटा देंगे। अब मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ मोहम्मद अदनान, नाम दे दिया मैंने, क्या नाम दे दिया, और जो सिंगल कोट्स है उससे बाहर आ जाएंगे और बाहर आके दोबारा क्या यूज करेंगे, कॉमा। चाहिए, अगला कॉलम कौन सा है, एज की टाइप क्या है, इंटीजर। तो ऐसे ही लिख देंगे, कोई सिंगल कोट्स नहीं लगेंगे आपके पास यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे एज दे देता हूँ 20 दे दी। पोस्ट पास में सब मार्क कर देना लास्ट दिन, जिसने नहीं लगाई है वो अब जाके अटेंडेंस करा है। मुझे लोगों से सख्त नफरत है कसम से। ये बार बार आते हैं ना क्लास में, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। खैर, यहाँ पे हमने अगला कॉलम देना है तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और कॉमा के बाद दोबारा क्या लगाएंगे, स्टूडेंट क्लास क्या है, varchar। क्या यूज होगा, सिंगल कोट। सिंगल कोट्स में मैं लिख देता हूँ क्लास, लिख देते हैं हम यहाँ पे बैच 6। मैंने ऐसे ही लिख दिया भाई, आप क्लास अगर इंटीजर में रखते तो आप वो भी लिख सकते थे, मैंने इस क्लास का नाम बैच 6 है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है स्टूडेंट का कोर्स। अब कोर्स भी सिंगल कोर्स में आएगा और कोर्स में लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट। इस सेमेस्टर का नाम क्या है, इस सेमेस्टर का HDSC 1। ये जो तीसरा सेमेस्टर आप पढ़ जी, हायर डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बस। सबसे पहला CPISM था, फिर DISM था, HDSC 1, फिर HDSC 2, फिर ADSC 1, फिर ADSC 2। जी, किसके नाम है ये, बीमारियां बीमारियां बीमारियां। नींद पूरी नहीं हुई, सुबह 12 बजे तक जाग रहा था। चलें स्टार्ट करते हैं, इधर देख, चलें 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 टॉपिक पढ़ लें फिर करते हैं इस पे बहस करते हैं। अब आपने इस क्यूरी को रन करना है तो ये पूरी इंसर्ट की क्यूरी है, इसे आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद F5 प्रेस। मैं F5 प्रेस करता हूँ, फाइनली हमें नीचे देखो, नीचे मैसेज हो रहा है 1 रॉ अफेक्टेड, आ रहा है, दिख रहा है सबको। इसका मतलब डाटा इंसर्ट हो चुका है, वरना एरर आता। अब डाटा इंसर्ट तो हो गया, अब उस डाटा को मैं फेच करवाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, रीड करवाना चाहता हूँ। तो यहीं पे आते हैं। यहां पर आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आपने डाटा रीड करना होगा तो आप कौन सी कमांड यूज करेंगे, कौन सी कमांड यूज करेंगे, सेलेक्ट। तो सेलेक्ट आप यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कमेंट लगाता हूँ और उसमें मैं लिख दूंगा सेलेक्ट कमांड। और जब भी आपने किसी भी टेबल में से डाटा रीड करना होता है तो सेलेक्ट की कमांड क्या है, सेलेक्ट की कमांड है कि आप लिखोगे सेलेक्ट का कीवर्ड। अब सेलेक्ट के बाद आपको उस टेबल में से क्या क्या सेलेक्ट करना है आप वो बताओगे। अगर तो आपको कोई स्पेसिफिक चीज सेलेक्ट करनी है तो वो आप डिफाइन कर दोगे, अगर आपको सब कुछ ही चाहिए तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, स्टैरिक। क्या लिखोगे, स्टैरिक। ये स्टार का साइन आपको मिलता है शिफ्ट के साथ, आप 8 प्रेस करोगे या फिर आपको जो कीबोर्ड के अंदर राइट साइड है उसमें आपको ये स्टैरिक का साइन मिल जाएगा मल्टीप्लाई का। ठीक है, स्टैरिक का मतलब क्या होता है, ऑल। सेलेक्ट ऑल, फिर आप लिखते हो एक कीवर्ड फ्रॉम का। फ्रॉम के बाद आप बताते हो कहां से सेलेक्ट करना है, तो टेबल का नाम क्या है, ये TVL स्टूडेंट्स कॉपी करेंगे और यहां पर लाकर पेस्ट करेंगे और इस क्यूरी को सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आकर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ नीचे देखें, नीचे 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 के पास यहाँ पर आपका डाटा फैच होकर आ चुका है। कैसा दिख रहा है कैसा नहीं दिख रहा सब, यहाँ तक की बात समझ आ रही, अच्छे से समझ आ रही है। ये सबसे पूछ रहा हूँ भाई, नहीं समझ आया खामोश नहीं रहना, सीधा सीधा पूछना है, वहीं पे बात क्लियर करनी है, फिर आगे बढ़ना नहीं है। तो मैं तो अलग से हिसाब किताब होगा ना।
पहला तो मैं इनसे पूछ रहा था, ये वही लास्ट क्लास वाली बात है। वैसे तुम्हें क्यों नहीं समझ आई, सबर करो, तुम्हारे हिसाब किताब मैं बाद में करता हूँ। यहाँ तक की बात क्लियर है, आगे बढ़। इसी सेलेक्ट की कमांड को आगे बढ़ाते हैं। अब सेलेक्ट की कमांड और भी बड़े वेज में यूज हो सकती है, उस पर आते हैं। लेकिन उससे पहले आपको इंसर्ट की कमांड के बाकी वेरिएंट्स भी बता देता हूँ, इंसर्ट की कमांड और किस तरह काम करती है। ये इंसर्ट की जो कमांड हमने लिखी है, इसी के बाद मैं एंटर करके एक और कमेंट लगाता हूँ, उसमें मैं लिख दूंगा इंसर्ट कमांड टू। क्या लिख दिया मैंने, इंसर्ट कमांड टू। अब दोबारा इसी टेबल में डाटा इंसर्ट करना है, मैं लिख दूंगा इंसर्ट इन टू। हमारे टेबल का नाम क्या है, टीबीएल स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं कब से ना कैपिटल कैपिटल यूज कर रहा हूँ, तो वो जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं स्मॉल में भी करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, कैपिटल में भी लिख सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं आता। सही है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, इंसर्ट इन टू टीबीएल स्टूडेंट्स। अब आपने कौन कौन से कॉलम में डाटा इंसर्ट करना है, आप वो बताओगे। अब जैसे लेट सपोज, फिलहाल मैं लेट सपोज चाहता हूं कि नेम में, क्लास में और कोर्स में डाटा इंसर्ट हो, बाकी आईडी और एज वगैरह इंसर्ट ना हो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप सिर्फ यहाँ पे कौन से कॉलम डिफाइन कर दोगे, स्टूडेंट नेम, फिर आप क्या डिफाइन कर दोगे, स्टूडेंट क्लास। बस, बाकी नहीं कर, दो ही कर, बाकी में मैं डाटा ही इंसर्ट नहीं कर। ठीक है, इंटर करेंगे, फिर क्या देंगे, वैल्यूज, और यहाँ पे आके वैल्यूज दे देंगे। स्टूडेंट नेम वारचार में था, सिंगल कोट्स में लिखेंगे मोहम्मद, मैं लिख देता हूं मोहम्मद हमजा जी। तो जाहिर सी बात है, एक क्लास के अंदर दो नाम हो सकते हैं। आईडी दो, आईडी सेम नहीं हो सकती, आईडी डुप्लीकेट नहीं होगी। वो इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जिसमें आईडी डुप्लीकेट नहीं हो रही होती। अभी हो जाए, अभी अगर मैं नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, उसको मैं आईडी देता हूँ 1001 हो जाए, तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए। फिलहाल हम बेसिक पे हैं, तो फिलहाल उस पर बात नहीं करते। अब लिखा मैंने क्या, मोहम्मद हमजा, फिर लगाएंगे बाद में कॉमा, कॉमा लगा के उसकी क्लास बता देंगे। क्लास में लिख दूंगा यहाँ पर बैच 7। क्या लिख दिया, बैच। इस रिकॉर्ड को सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करेंगे, क्या मैसेज शो हो चुका है। दोबारा टेबल को सेलेक्ट करना है तो कौन सी कमांड रन करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, टेबल आ गया। लेकिन अब प्रॉब्लम है, आईडी नल चली गई, ये भी नल चला गया, ये भी नल चला गया, जबकि ये भी नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ पे एक एरर शो हो जाना चाहिए था कि आप नल वैल्यू इंसर्ट ही नहीं कर सकते, आपको लाजमन वैल्यू देनी पड़ेगी। अब आप खुद बताओ, कोई भी स्टूडेंट बगैर आईडी के डेटाबेस में ऐड होगा, नहीं होगा। बगैर कोर्स के डेटाबेस में ऐड हो जाएगा, बगैर किसी क्लास के ऐड हो जाएगा, नहीं होगा। जाहिर सी बात है, बगैर किसी एज के ऐड हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये चीज यूआई से आप इसको हैंडल कर सकते हो, वाली बात भी आपकी सही, लेकिन डेटाबेस भी तो हैंडल करना है। फिर डेटाबेस में आप कैसे उसको हैंडल करोगे। दोनों तरीके हैं आपके पास, वो भी सही कह रहे हैं, आप यूआई की साइड से वैलिडेशन सेट करवा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप डेटाबेस से अगर उसको सेट कर लोगे, तो आपको यूआई वाली साइड को हैंडल करना नहीं पड़ेगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब ये मैंने आपको एक तरीका बताया, जब आपने किसी स्पेसिफिक कॉलम में डाटा इंसर्ट कर, फिर अगर मुझे एक ही इंसर्ट की क्यूरी के साथ 5-6 रिकॉर्ड इंसर्ट करने, तो कैसे इंसर्ट करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे आके एक और कमेंट लगाता हूँ, इंसर्ट, इंसर्ट कमांड 3। अब लिखते हैं यहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी, तो मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू, या दोबारा लिखने से बेहतर है कि मैं यहाँ पर ये जो पहली क्यूरी मैंने लिखी थी इंसर्ट कमांड 1 वाली, इसको कॉपी करूंगा और इसके बाद आके इसको पेस्ट कर दूंगा। कोई फर्क तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, किसी को भी समझ ना आ रही है, कॉपी किया पेस्ट किया। ये जो वैल्यूज के बाद ये लाइन लिखी है ना आपने पूरी, ये दिख रही है, इस लाइन को यहां से आके आप कर दो एंटर, और ये जो पूरी लाइन है, ये देख रहे हो, सेलेक्ट करके मैं इसलिए दिखा रहा हूँ। इस लाइन को आप यहां से कर लोगे कॉपी, लास्ट में लगाओगे कॉमा, पूरी लाइन के कोने पे बिल्कुल राउंड ब्रैकेट्स के बाद कॉमा, एंटर करेंगे, दोबारा पेस्ट करेंगे, दोबारा पेस्ट करेंगे, दोबारा पेस्ट करेंगे, और हर लाइन के बाद क्या लगाएंगे, लास्ट रो के पास कॉमा नहीं लगेगा। डाटा चेंज करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं 1002, नीचे दे देते हैं 3, नीचे दे देते हैं 4, यहाँ देते हैं 5। नाम चेंज कर लेते हैं, मोहम्मद अहमद कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ ये कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं जुनेद कर लेते हैं, ठीक है, कुछ भी रिकॉर्ड चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर जो एज है वो बदल देते हैं, इसको 18 कर लेंगे, यहाँ पर 23 कर लेंगे, और यहाँ पर 22 कर लेंगे। सही है। इसके बाद बैच 6 है, इसको बैच 8 कर लेंगे, इसको बैच 9 कर लेंगे, और इसको बैच 7 कर लेंगे। ठीक है, कोर्सेज भी बदल ही देते हैं साथ साथ, इधर लिख देंगे एंड्रॉइड डेवलपमेंट,
इधर लिख लेते हैं हम मोनस्टैक, ठीक है। इधर लिख लेते हैं हम डेटा साइंस, ठीक है। और इस पूरी क्यूरी को देखो कहां से कहां तक सेलेक्ट कर रहा हूं। इस पूरी क्यूरी को यहां से लेकर इंसर्ट तक सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको यहाँ क्या मैसेज दिख रहा है। सेलेक्ट करेंगे अपने टेबल को दोबारा, तो कौन सी क्यूरी से सेलेक्ट करेंगे। आपके पास आपका टेबल आ चुका है, वो नल वाला डाटा तो पड़ा हुआ है ना, उसको डिलीट करना सिखाता हूँ, सबर कर जाओ। डिलीट की क्यूरी अभी नहीं बताई, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ मैं, ठीक है। इधर चलो सही, बस बात भी करना जो कर। बैक आते हैं और एक और इंसर्ट का तरीका बता देता हूं। मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ इंसर्ट कमांड 4। क्या बता दी, इंसर्ट कमांड 4। और वही क्यूरी यहाँ दोबारा पेस्ट करते हैं जो हमने इंसर्ट कमांड 1 के लिए लिखी थी, ठीक है। कॉपी किया, 4 के नीचे लाकर पेस्ट कर दिया। ये जो आप लिखते हो ना, इंसर्ट इनटू टीवीएल स्टूडेंट्स, और उसके बाद ये सारे कॉलम्स बताते हो, ये सारे कॉलम्स मैं यहाँ से हटा दे। अब ये वाले जो तरीका आपको मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये तरीका तब चलेगा जब सारे ही कॉलम में आप डाटा इंसर्ट कर। लेकिन अगर तो आप किसी कॉलम में डाटा इंसर्ट नहीं कर रहे हुए, तो ये तरीका काम नहीं करेगा। उस सूरत में आप कौन सा तरीका यूज करोगे, जिसमें आपको मैंने बताया था कि जब आपने कोई स्पेसिफिक कॉलम टारगेट करना। ये वाला जो तरीका है, इसमें जब आप सारा ही डाटा इंसर्ट कर रहे होगे तब इसे यूज करोगे। डाटा अपडेट करते हैं, यहां लिखता हूं 1006। नाम यहाँ पे आके चेंज कर लेते हैं, नाम कर लेते हैं हम यहाँ पे ये, और एज हम कर लेते हैं 25, बैच 6 रहने देते हैं, कोर्स यही रहने देते, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा था। इस क्यूरी को सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या मैसेज आ रहा है, वन रो अफेक्टेड। अब भी तो डाटा इंसर्ट हो गया। तो ये सारे तरीके थे भाई इंसर्ट के, आपको सारे बता दिए। और सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका डाटा आ रहा है, आ रहा है, क्लियर है। माई एसक्यूएल में ये नहीं होता, ये जो कॉलम्स हटा देते हो ना फिर नहीं होता, तो वो एरर दे देता है, ठीक है। कुछ चीजें तो है डिफरेंट, ठीक है, कुछ चीजें हैं। अब जिस तरह आप वहां पे ऑटो इंक्रीमेंट यूज करते थे, अगर आपको याद हो, कोई कॉलम को अगर आपने ऑटो जनरेट करना, यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट नहीं, यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट की जगह एक और वर्ड आता है, बताऊंगा वो क्या वर्ड, ठीक है। खैर, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाओ भाई, हमने देखा इंसर्ट, हमने देखा सेलेक्ट, सही है। अब सेलेक्ट को और तरीकों से समझा दूंगा। सेलेक्ट, एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि आप सेलेक्ट की मदद से सारा डाटा कैसे सेलेक्ट करते हैं, ऐसा ही है। अगर मुझे किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का डेटा देखना हो, जैसे कि मैं चाहता हूं मेरे को सिर्फ अहमद का डाटा शो हो, किसका डाटा शो हो, तो मैं यहाँ पे उस टाइम सेलेक्ट की क्यूरी क्या लिखूंगा। उसके लिए पहले तो मैं सेलेक्ट की कमांड को कमेंट चेंज करके 1 दे देता हूं, इसी कमांड को कॉपी करके नीचे दोबारा पेस्ट कर दूंगा, कमेंट चेंज करके 2 कर देंगे। अब मैंने क्या क्यूरी लिखी हुई है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीवीएल स्टूडेंट। अब मुझे सिर्फ किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का डाटा चाहिए, तो इसके साथ में क्या लिखूंगा, वेयर का क्लॉज यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा, वेयर। मैं लिखूंगा जहां पर जो स्टूडेंट आईडी का कॉलम है, कौन सा कॉलम, स्टूडेंट आईडी का कॉलम बराबर हो जाता है 100। इसको सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, क्या आ रहा है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अहमद का डाटा, क्लियर है, ये भी सीख लिया। इसी क्यूरी को दोबारा कॉपी करो, दोबारा पेस्ट करो, तो कमेंट चेंज करके 3 कर दो। अब मैंने क्या कहा, सेलेक्ट करके ले आओ सब कुछ, किधर से, टीवीएल स्टूडेंट से, किसका, उसका जिसकी आईडी क्या है 1003। अब मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं जिसकी आईडी 1003 है उसका सिर्फ और सिर्फ नाम आ जाए और एज आ जाए, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो यहां से ये स्टैरिक हटा के आप क्या लिख देंगे, उन कॉलम्स के नाम लिख देंगे जो कॉलम्स आपने देखने हैं। जैसे कि मुझे कॉलम देखना है स्टूडेंट नेम, दूसरा कॉलम मुझे देखना है स्टूडेंट एज, तो कॉमा से सेपरेट करेंगे। अब देखिएगा ये जो क्यूरी है, अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं, रन करता हूं, तो आ तो अहमद का ही रिकॉर्ड रहा है, लेकिन सिर्फ वो कॉलम्स आ रहे हैं जो मैं चाहता था। स्पेसिफिक जो मैंने बताया। एक और सेलेक्ट की क्यूरी देख लो। अब मैं ये पहली वाली क्यूरी देख रहा हूं, सेलेक्ट कमांड 1, ये कमांड 1 कॉपी करता हूं,
कमांड 1 कॉपी करके एक बार दोबारा पेस्ट करते हैं, इसको कमेंट चेंज करके 4 कर देंगे। अब क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीवीएल स्टूडेंट्स, यानी सेलेक्ट करके ले आओ सब कुछ, कहां से, टीवीएल स्टूडेंट से। मैं चाहता हूं कि सब कुछ सेलेक्ट होके ना आए, सिर्फ सारे स्टूडेंट्स के क्या आ जाए, स्टूडेंट्स के कोर्सेज आ जाए। तो मैं क्या लिख दूंगा, स्टूडेंट कोर्सेज। अब जब मैं इस क्यूरी को सेलेक्ट करूंगा तो सारे ही स्टूडेंट्स का डाटा आया है, देख रहे हो, सारे ही स्टूडेंट्स का डाटा आया है, लेकिन सब स्टूडेंट्स के क्या है, सिर्फ कोर्सेज है। आप सेलेक्ट की क्यूरी को इस तरह यूज कर सकते हैं। अब सीखते हैं हम अपडेट और लास्ट डिलीट। पहले करते हैं डिलीट, फिर करते हैं अपडेट। डिलीट की जो कमांड है, जो डिलीट की क्यूरी है, वो हम क्यों यूज करते हैं, जब हमें कोई डाटा रिमूव करना होता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ, जब हमें कोई डाटा रिमूव करना होता है। अब मुझे अगर कोई डाटा रिमूव करना है तो मैं यहाँ पे डिलीट की क्यूरी कैसे लिखूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पे कमेंट लगाता हूँ, मैं कमेंट में लिखता हूँ डिलीट क्यूरी, एंटर करेंगे। अब मुझे डाटा डिलीट करना है, पहले तो मैं आपको टेबल सेलेक्ट करके दिखा दूं, हमारा टेबल कुछ ऐसा दिखता है। मुझे इस अहमद हमजा का रिकॉर्ड डिलीट करना है, मुझे हमजा का रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिलीट का कीवर्ड, फ्रॉम, डिलीट करो, फ्रॉम कहां से डिलीट करो, टीबीएल स्टूडेंट्स में से। अब अगर मैं यही क्यूरी यहां से यहां तक सेलेक्ट करता हूं और इसे एग्जीक्यूट करता हूं, तो ये क्या करेगा, उस टेबल के सारे डाटा डिलीट कर देगा। बात समझ आई। अगर मैं इतनी क्यूरी पूरी एग्जीक्यूट करता हूं, तो इस टेबल में जितना भी डाटा है सब डिलीट कर देगा, ऐसा ही है। लेकिन मुझे सब नहीं डिलीट करना, मुझे कोई स्पेसिफिक डाटा डिलीट करना है, तो मैं इसके साथ क्या लगाऊंगा, वेयर। अब मजे की बात यह है कि जो हमजा का रिकॉर्ड है उसकी कोई आईडी नहीं है, तो हम उसे नाम की बेसिस पर डिलीट करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा जहां पर स्टूडेंट का जो नाम है वो बराबर हो जाए किसके, मोहम्मद हमजा के। तो जिस भी स्टूडेंट का नाम मोहम्मद हमजा होगा, वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं इस क्वेरी को और एग्जीक्यूट करते हैं। भाई क्या आ गया, इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या मैसेज आ रहा है। अगर मैं आपको टेबल सेलेक्ट करके दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ से हमजा का रिकॉर्ड आ चुका है। अब मैंने जो ये आपको डिलीट करना सिखाया, नाम की बेसिस पे डिलीट करना सिखाया, कभी भी ऐसा नहीं होता, हमेशा आईडी की बेसिस पे रिकॉर्ड डिलीट किया जाता है। किस बेसिस पे डिलीट किया जाता है, आईडी। अब लेट्स सपोज मैं इसी डिलीट की क्वेरी को दोबारा कॉपी करता हूं और इसको दोबारा यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको लिख देते हैं 1, इसको लिख देते हैं 2, और अब मैं यहाँ लिखता हूँ डिलीट कर दो रिकॉर्ड उसका जिसकी स्टूडेंट आईडी बराबर हो जाए किसके, 1006 के। तो अब ये क्या करेगा, डिलीट कर देगा उस स्टूडेंट का डाटा जिसकी आईडी क्या है, तो 1006 पे कौन है, अफान। मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं, क्या मैसेज आ रहा है, टेबल को दोबारा सेलेक्ट करेंगे। सारी क्यूरीज जस्ट लिखी है, मैं बार बार उनको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ये चीज तो आपको क्लियर है ना। मैं इसको यहां से सेलेक्ट करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, तो मेरे पास अब अफान का रिकॉर्ड नहीं आ, क्या तो बात क्लियर। और डिलीट की क्यूरी का एक और तरीका ये है कि आप ये वाली डिलीट की क्यूरी दोबारा कॉपी करो, दोबारा पेस्ट करो, इसको नाम दे दो 3, और अगर आपने सारा ही डाटा डिलीट करना है तो ये वेयर का क्लॉज यहां से। अब सिर्फ क्या लिखा मैंने, डिलीट फ्रॉम टीवीएल स्टूडेंट्स। इसको सेलेक्ट करूंगा, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या आ गया, यानी जितना था सब का सब डिलीट कर दिया। अब अगर मैं आपको टेबल सेलेक्ट करके दिखाऊं जिसकी क्यूरी मैंने ऊपर लिखी हुई है, अब टेबल में कुछ भी नहीं आ गया है, तो डिलीट के भी सारे तरीके समझ आ गए। अब जब डाटा नहीं है तो अपडेट कैसे सिखाऊं, तो पहले वो ऊपर जो डाटा की क्यूरीज लिखी है उनको दोबारा रन करते हैं। तो आप स्क्रॉल अप करेंगे, ये आपने लिखी है सारी क्यूरीज, लिखी हुई है। यहां से जो पहली क्यूरी है मोहम्मद अदनान वाली, इंसर्ट कमांड कमांड 1, इसे एग्जीक्यूट करें पहले, तो क्या मैसेज आएगा, 15 अफेक्टेड। फिर ये जो 4 रिकॉर्ड्स और इंसर्ट किए ये वाले, ये देख रहे हैं, इंसर्ट कमांड 3, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको रन करेंगे तो 4 और इंसर्ट हो गए, काफी। काफी है। तो हम आ जाएंगे नीचे और वापस अगर आपको मैं टेबल सेलेक्ट करके दिखाऊं तो अब मेरे टेबल में सारा डाटा आ गया, क्लियर है। अब इनमें से लेट्स सपोज मुझे जुनेद साहब का नाम अपडेट करना है, और उनको मैंने नाम देना है जुनेद खान। जुनेद साहब का जो कोर्स है वो भी चेंज करना है। जुनेद साहब चले गए हैं हमारे पास जावा सीखने, तो डाटा साइंस से हटा के क्या लिख देंगे उनका कोर्स, जावा। जुनेद साहब की एज बढ़ गई है, वो हो गए 23 ईयर्स के, तो उनकी एज भी अपडेट करनी है, तो कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। फिर जुनेद साहब का बैच भी चेंज करना है मुझे, वो बैच 7 से चेंज हो गया, हो सकता है जो डाटा जावा का जो कोर्स है वो बैच 10 में हो रहा है, तो बैच भी चेंज होगा, ऐसा ही है।
तो डाटा अपडेट करना है जुनेद साहब का, तो डाटा अपडेट करने की कमांड क्या है, आप आ जाएंगे अपनी क्यूरी फाइल में, और क्यूरी फाइल में आने के बाद यहाँ पे आप कमेंट लगाएंगे और लिखेंगे अपडेट क्यूरी, एंटर। अपडेट की क्यूरी का एक ही तरीका है, ये सबसे पहले आप लिखेंगे अपडेट, क्या लिखेंगे, किसे अपडेट करना, किसे अपडेट करना है, टेबल टीबीएल स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टीबीएल स्टूडेंट्स को अपडेट करना है, मैं लिख दूंगा टीबीएल स्टूडेंट्स। टीबीएल स्टूडेंट्स में क्या चीज अपडेट करनी है, उसके लिए आप यहाँ पे कीवर्ड यूज करते हैं सेट का। कौन सा कीवर्ड, सेट का। फिर सेट के बाद आप लिखते हैं कि जो स्टूडेंट का नाम है वहां पर जाकर आप सेट कर दो जुनेद खान, ठीक है। फिर अगर मल्टीपल कॉलम्स में डाटा अपडेट करना है तो साथ में क्या लगाएंगे, कॉमा, फिर लिखेंगे स्टूडेंट की जो एज है उसे अपडेट करके कर दो 23। फिर और अगर डाटा अपडेट करना है, कॉमा लगाएंगे बताएंगे, कॉमा लगाएंगे बताएंगे, लेकिन मैं अभी और नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे लिखता हूं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है, मैंने लिखा अपडेट कर दो टीबीएल स्टूडेंट्स, वहां पे जाके सेट कर दो स्टूडेंट का नाम जुनेद और स्टूडेंट की एज 23, सारी कर देगा। हमें किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का डाटा अपडेट करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वेयर, जहां पर स्टूडेंट की आईडी बराबर हो जाए किसके, 1005 के। अब ये सिर्फ उसी स्टूडेंट का डाटा अपडेट करेगा जिसकी आईडी क्या है, 1005। इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमें क्या मैसेज शो हो गया। दोबारा आपको टेबल सेलेक्ट करके दिखाता हूं जिसकी क्यूरी हमने ऊपर लिखी हुई है हमारे पास। डाटा अपडेट हो गया, डीएमएल कंप्लीट हो गई, डीएमएल की चारों क्यूरीज हो गई, इंसर्ट अपडेट डिलीट सेलेक्ट हो गया। अब बैक चलते हैं किसमें, डीडीएल। डीडीएल की कुछ क्यूरीज रहती थी ना, कौन कौन सी, ड्रॉप, ट्रंकेट और ऑल्टर। ऑल्टर पे आज बात नहीं करेंगे, आज ड्रॉप और किस पे बात करेंगे, ट्रंकेट पे, और टॉपिक को आज क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो अब आते हैं ट्रंकेट पर। ड्रॉप के बारे में क्या लिखा, ड्रॉप इस्तेमाल किया जाता है जब आपने पूरा टेबल डिलीट करना हो और साथ ही साथ अगर आपने पूरी डेटाबेस भी डिलीट करनी हो तो आप क्या इस्तेमाल करते हो, ड्रॉप। अब आप में से किसी ने पूछा था ड्रॉप और डिलीट में फर्क क्या है, डिलीट अंदर का डाटा डिलीट करता है, ना कि टेबल डिलीट करता है। टेबल अपनी जगह पे मौजूद है, टेबल के अंदर का डाटा अफेक्ट करेगा। ड्रॉप क्या करेगा, पूरा का पूरा टेबल डिलीट कर देगा डाटा समेत, क्या, डाटा वायर, ठीक है। ट्रंकेट के बारे में क्या है, ट्रंकेट क्या करता है, टेबल के अंदर का डाटा डिलीट करता है, सही है। तो आप बोलोगे डिलीट की मदद से भी तो टेबल के अंदर का डाटा डिलीट हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, लेकिन इन दोनों में फर्क है। आ जाओ देखते हैं, यहाँ टेबल सेलेक्ट किया, मेरे टेबल में डाटा आ रहा है। अब हमने डाटा डिलीट करना सीखा कौन सी कमांड की मदद से, डिलीट की कमांड की मदद से। उसमें हम दो तरीकों से डाटा डिलीट कर सकते हैं, एक जब हमें कोई स्पेसिफिक डाटा डिलीट करना हो, एक जब हमें सारा ही डाटा डिलीट करना, ऐसा ही है। यानी उस डिलीट की कमांड में हमें ये दोनों फीचर्स मिलते हैं, लेकिन ट्रंकेट बेचारे के पास ये एक ऑप्शन नहीं है। कौन सा एक ऑप्शन नहीं है, कि ट्रंकेट को यूज करते हुए मैं किसी एक बंदे के रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकता। ट्रंकेट चलेगा तो ट्रंकेट सारा ही डाटा डिलीट करेगा, ट्रंकेट में वेयर वाली कंडीशन लगी नहीं सकती, ठीक है। ट्रंकेट थोड़ा सा जो है वो सीरियस बंदा है, वो कहता है भाई करूंगा तो सारा उड़ाऊं। अब देखो यहाँ पे कैसे यूज होगा। अब यहाँ पे आएंगे, मैं यहाँ पे आके एक, भाई जरा बातें बंद कर लें, यहाँ पे आके हम एक कमेंट लगाते हैं ट्रंकेट क्यूरी का, और नीचे आके लिखेंगे हम ट्रंकेट की क्यूरी, जो कि है ट्रंकेट टेबल, और टेबल का नाम आ जाएगा जो कि क्या है, टीबीएल स्टूडेंट्स। बस, इसके साथ वेयर यूज नहीं हो सकता, कुछ भी यूज नहीं हो सकता। इसे सेलेक्ट करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कमांड कंप्लीटेड। ये वो नहीं दिखाता 4 रोज अफेक्टेड या 5 रोज अफेक्टेड, इसका डिलीट दिखा रहा था। यहाँ पे क्या है, कमांड कंप्लीटेड, यानी सब गया। अगर मैं अभी आपको टेबल सेलेक्ट करके दिखाऊं, मेरी सेलेक्ट की क्यूरी यहाँ लिखी हुई है, तो यहाँ देखिए कोई डाटा आ रहा है, सब गया। लेकिन ट्रंकेट की मदद से आप किसी स्पेसिफिक डाटा को डिलीट नहीं कर सकते। टेबल अपनी जगह पर, टेबल अपनी जगह पर। दोबारा इस टेबल में कुछ डाटा इंसर्ट कर लेता हूं, जैसे कि ये अदनान का रिकॉर्ड था, इसे इंसर्ट करते हैं, और ये कुछ हमारे पास और रिकॉर्ड्स थे, इसे इंसर्ट करते हैं। और दोबारा अगर आपको टेबल सेलेक्ट करके दिखाऊं तो टेबल में दोबारा डाटा आ गया, आ गया।
ड्रॉप की कमांड को सीखते हैं। ड्रॉप की कमांड इस्तेमाल की जाती है जब आपने किसी टेबल को डिलीट करना होता है या पूरी की पूरी डेटाबेस को डिलीट करना होता है। तो लेट्स सपोज ये जो टेबल हमने बनाया था टीबीएल स्टूडेंट्स नाम से, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा ड्रॉप थ्योरी। तो यहाँ क्या आप लिखते हैं, सबसे पहले ड्रॉप, क्या ड्रॉप करना है, टेबल ड्रॉप करना है। टेबल का नाम क्या है, टीबीएल। बस ये लाइन सेलेक्ट करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, क्या आ गया, और यहाँ आपको लेफ्ट पैनल पे अभी भी शो हो रहा है आपका टेबल, जिसके ड्रॉप हो चुका है। रिफ्रेश कर लें इसको, यहाँ से जा चुका है, गया पूरा टेबल डाटा के साथ गया। दोबारा बना लेंगे, क्यूरीज तो सारी ऊपर लिखी हुई है ना, ऊपर सारी क्यूरीज लिखी है ना, हमने दोबारा बना लेंगे, जस्ट सिखाना था, सीख लिया हमने। पूरी डेटाबेस डिलीट करनी है तो कैसे डिलीट करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पे आएंगे, पहले तो एक कमेंट लगाते हैं, ड्रॉप क्यूरी 2, लिख देंगे 1 इधर लिखेंगे, 2 के बाद ड्रॉप डेटाबेस, और आगे डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम क्या था, AI_2025-05G1DB। ठीक है, इसे सेलेक्ट करूंगा और देखिएगा यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। इसे सेलेक्ट करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, क्या बोल रहा है, कैन नॉट ड्रॉप डेटाबेस बिकॉज इट इज करंटली इन यूज। वो कह रहा है कि इस डेटाबेस को मैं डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि करंटली ये यूज में है। तो यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे करंटली ये यूज में है, तो ये इसके साथ एक एरो दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कोई और डेटाबेस यूज कर लो फिलहाल के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा, यहाँ पे आपको एक मिलती है मास्टर, ये देख रहे हो मास्टर, इसे सेलेक्ट कर लूंगा। अब वो यूज से हट गई, आपकी वाली डेटाबेस यूज से हट गई। अब आप इस कमांड को रन करेंगे तो आपकी कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर आप यहाँ देखें तो अभी भी आपको आपकी डेटाबेस दिख रही है, रिफ्रेश करेंगे तो आपकी ऐसी कोई डेटाबेस थी नहीं, गई, बल्कि थी, अब नहीं। अब आपको दिख रही है यहाँ, मैं सारी स्टार्ट से क्यूरीज को दोबारा रख करूँ ताकि सब कुछ दोबारा अपनी जगह पे आ जाए। टॉप पे आएंगे, पहली क्यूरी ये रही, इसे रन करेंगे, डेटाबेस बनेगी, दूसरी क्यूरी रन करेंगे, यूज हो जाएगा, तीसरी टेबल बनेगी, यहां से डाटा इंसर्ट होगा, यहां से और डाटा इंसर्ट होगा, यहां से टेबल सेलेक्ट होगा। तो ये देख रहे हो टेबल सेलेक्ट होके आ गया, यहाँ पे तो अभी भी कुछ नहीं दिख रहा लेफ्ट साइड पे, तो रिफ्रेश कर लो, यहाँ पे आपको सब दिख जाएगा। सारी एक साथ नहीं चला सकते, सारी एक साथ चलाओगे तो बाज दफा चल भी जाएगी, बाज दफा कॉन्फ्लिक्ट होके बहुत सारे एरर्स शो करते हैं। ठीक है, तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप एक एक सिंगल सिंगल रन करो। ठीक है भाई, सारा काम आप लोग के सामने है। ये सारी क्यूरीज मैं आज आप लोग का एक अदद गूगल क्लासरूम बना रहा हूँ, उस गूगल क्लासरूम पे ये क्यूरीज मैं शेयर तो कर दूंगा, और मुझे आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप लोग छापने से बेहतर है कि खुद प्रैक्टिस करो। क्यूरीज मैं वहां इसलिए अपलोड करूंगा ताकि इन फ्यूचर आपकी हेल्प के लिए पड़े, इन फ्यूचर आपको कभी जरूरत पड़ गई, सारी क्यूरीज की फाइल्स वहां पे मौजूद हो। क्लासरूम का लिंक अभी आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा जा रहा है, अगर अभी ज्वाइन कर सकते हैं तो अभी ज्वाइन करें, वरना घर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा जी।